क्षेत्र में वो एक अलग लेवल पे था, अलग हाइट पे था। उस हाइट के पीछे, उस हाइट को पहुंचने के पीछे जो कारण था वो था ऋषियों की दृष्टि, जो विजन था, इसीलिए वो ऋषि कहे जाते थे। जब हम डिजाइन की बात करते हैं, जैसे तो हमारे पास इसको वेद ही माना जाता है, स्थापत्य वेद कहा जाता है या वास्तु वेद कहा जाता है। इसके पीछे क्या रीजन था? एक मेटाफिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डिजाइन अगर देखा जाए तो एक डिजाइन में जो जो एलिमेंट्स रहते हैं, चाहे बिंदु हो, रेखा हो, वृत्त हो, कुछ भी हो, जो जो है, चाहे स्कल्पचर में हो, पेंटिंग में हो, इवन राइटिंग में, स्क्रिप्ट में, there is no single line or curve behind which there was no spiritual essence. There's a deep meaning. They could see a deep meaning behind each curve and each line, each point. यह अध्यात्म का ही फल था। और अल्टीमेटली जितने भी शास्त्र बने हमारे, सारे शास्त्र मोक्ष शास्त्र कहा जाता था। वात्स्यायन का काम सूत्र भी मोक्ष शास्त्र है। पाणिनि के अष्टाध्यायी जो हाईली टेक्निकल टेक्स्ट है वो भी मोक्ष शास्त्र है। अब स्थापत्य वेद में जब आएंगे, शिल्प शास्त्र में जब आएंगे, ये भी मोक्ष शास्त्र है। इसी को माध्यम बना के अपनी चेतना का जो विस्तार करना होता था, आर्टिस्ट वो करता था। उसी के माध्यम से अपने जो हाईएस्ट रियलिटी है उसको वो रियलाइज करता था। जब हम पूछते एक ऋषि को सामने रख के कि क्या समझते हो, डिजाइन अगर आपको डिफाइन करना है, कैसे डिफाइन करोगे, तो वो समझाते हैं। मेरा एक छोटा सा लेख है, आपको कभी समय मिले तो आप पढ़ सकते हो, 2-3 मिनट का लेख है, एस्थेटिक्स इन डिजाइन। वो लेख कैसे आया? आईआईटी मद्रास में मैं अपॉइंटेड था विजिटिंग फैकल्टी के रूप में और एक कोर्स में पढ़ा रहा था, एस्थेटिक्स इन डिजाइन, इंडियन पर्सपेक्टिव्स, भारतीय दृष्टि से वो जो सौंदर्य बोध है, और जो सौंदर्य बोध है उसको भी हम ऋषियों की दृष्टि से देखेंगे। इट वॉज नॉट ऑल अबाउट आर्ट और पोएट्री, उसके साथ साथ इंटेलेक्चुअल, एजुकेटिव, स्पिरिचुअल कंपोनेंट्स भी रहते थे। वो एक पूर्ण रूप को हमसे हमेशा हमारे ऋषियों ने देखा है। एस्थेटिक के साथ साथ उसका इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट्स को भी समझाया, इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट्स को भी समझाया, एजुकेटिव एस्पेक्ट्स को समझाया, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स को समझाया। ये जो पूर्णता प्रदान करना किसी भी चीज को, तब वहां पे मैंने लिखा है, एंड दैट वाज वेरी इंस्पायर्ड आर्टिकल बिकॉज आई वाज गिविंग ए टॉक इन द machine design department, the faculties and students, where I had to explain them what is the Indian perspective behind design, and that's again to the machine design. कि आजकल जो मशीनें बनते हैं, कार्स बनते हैं, व्हीकल्स, एप्लायंसेस जो भी बनते हैं, सब में इंडियन पर्सपेक्टिव खत्म हो गया। किसी भी प्रकार की डिजाइन को आप देखो, कहीं पे आपको इंडियन जो डिजाइन के पीछे जो था तत्व वो कुछ नहीं है, वो सब यूरोपियन फ्लैट डिजाइन है। और फिर कंप्यूटर में जब आते हैं, हम डिजाइन बनाते हैं, उसका ब्लूप्रिंट बनाते हैं, वो ब्लूप्रिंट में आप आर्च नहीं बना सकते, इट हैज टू बी स्ट्रेट लाइन, वो अलाउ ही नहीं करता है। तो ऐसे करके ये सब खत्म हो गया। अब जाओगे पुराने कॉरिडोर्स, बहुत जगह में मंदिरों में जो ब्यूटी है, वो कॉरिडोर को देखने में जितने सुंदर सुंदर आर्चेस बने हैं, आजकल बनता है क्या? नहीं बनता है, नहीं बन पाता है, क्योंकि जो भी कैड में या जो भी सॉफ्टवेयर है, जितना भी सोफिस्टिकेटेड हो, वो सिर्फ स्ट्रेट लाइन में ये करता है और नहीं बन पाता है, उसको अवॉइड किया जाता है क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस आता है उससे। पूरा इंट्रिकेट डिटेल्स जो है उसमें नहीं जाते हैं।
तो फिर भारत में भारतीय दृष्टि, अगर हमारे जो जिन वस्तुओं का प्रयोग हम करते हैं दैनंदिन जीवन में, उसमें अगर भारतीय दृष्टि नहीं है, भारतीय सौंदर्य बोध नहीं है, भारत की जो बुद्धिमत्ता है, जो आध्यात्मिकता है, उसका अगर प्रभाव नहीं है, तो वो वस्तु के साथ एक भारत का जो साइके है, भारत की जो आत्मा है, वो जुड़ नहीं पाएगा, उसमें एक डिस्टेंस आ जाएगा। इसलिए हम भारत में पैदा होकर, भारतीय होकर भी हमारे जो चाल चलन में, लाइफस्टाइल में हम भारतीय नहीं रहते, क्योंकि वो तत्व ही नहीं मिसिंग है। तो उस आर्टिकल में मैंने लिखा, डिजाइन इज ए प्रोसेस बाय व्हिच वन गिव्स ए फाइनाइट शेप to the infinite, and then through the finite seeks the infinite. ये हमारी दृष्टि थी ऋषियों की, कि अनंत को एक शांत सीमित रूप प्रदान करना। वो सीमितता में अनंत उपस्थित है, उस उपस्थिति के माध्यम से फिर अनंत की ओर यात्रा। ये थी। कोई भी आर्टिस्ट होते हैं, चाहे पोएट्री करता है, म्यूजिक करता है, आर्ट करता है, वो उस शांत फिजिकल मटेरियल के साथ वो काम करता है, उसके पास मटेरियल वो है, पर उसी के भीतर वो अनंत को ढूंढता है, क्योंकि वो अनंत ही एक फॉर्म लेता है। और जो लोग बोलते हैं कि नहीं फॉर्म में क्या है, फॉर्मलेस को देखो, वो भी नहीं है। भारत ने कभी नहीं बोला कि केवल निराकार को देखो। श्री अरविंद तो कहते हैं, ब्यूटीफुल लाइन है, रिजेक्ट नॉट द फॉर्म where the formless exists in the form। अगर फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया तो फॉर्मलेस तो ईशावास्यम इदम सर्वम, तो फॉर्मलेस जिसको मानते हो निराकार अनंत है, वो तो सारे वस्तुओं में विद्यमान है। आप रिजेक्ट कैसे कर सकते हो? फॉर्म को रिजेक्ट करने का मतलब ये होता है कि फॉर्मलेस को भी रिजेक्ट कर दिया। केवल फॉर्मलेस को, निराकार पर कोई ध्यान नहीं लगा सकता है। और यहाँ पे शास्त्र इसे लिखे गए हैं। जैसे मैंने बोला पहले कि हर एक शास्त्र को मुख्य शास्त्र माना जाता है। डिजाइन के ऊपर एक ऐसा शास्त्र है जिसका नाम है वास्तु सूत्र उपनिषद। बहुत ही कम लोग जानते हैं इसके बारे में, बहुत ही कम लोग पढ़े हैं इसको। मैं उड़ीसा से आता हूँ और ये टेक्स्ट उड़ीसा का ही टेक्स्ट है। 5 मैन्युस्क्रिप्ट्स उसका जो मिले थे, 5 मैन्युस्क्रिप्ट्स में थे, 4 मैन्युस्क्रिप्ट्स ओडिया स्क्रिप्ट में है और 1 मैन्युस्क्रिप्ट देवनागरी स्क्रिप्ट में है। ऋषि है पिप्पला और अथर्ववेदिक टेक्स्ट है। अथर्ववेद से संबंध रखता है, क्योंकि अथर्ववेद का जो क्षेत्र है वो उड़ीसा है। अथर्ववेद की सारी शाखाएं उड़ीसा में ही प्राप्त है। तो वो टेक्स्ट जो है, वो टेक्स्ट में किस प्रकार का वर्णन है। और एक पुस्तक भी है, आप एक आलिस बोमेर करके है, उनका पुस्तक देखना कि कंपोजिशनल एसेंस करके पुस्तक है। वो पुस्तक में बहुत डीप जाते हैं डिजाइन के बारे में समझाने के लिए। और उन्होंने ही सदाशिव शर्मा जी जो थे उड़ीसा में, अथर्ववेद के बहुत बड़े विद्वान थे, जिन्होंने ये मैन्युस्क्रिप्ट को पाया था, जो वास्तु सूत्र उपनिषद है, जिसमें करीबन 135 सूत्र है, वो 6 अध्याय है, छोटे छोटे 4 पन्नों में उपनिषद खत्म। ठीक है, तो उसका वर्णन देते हुए वो कहते हैं, और हम ऐसे भी हम अगर देखेंगे कि एक आर्टिस्ट, एक स्कल्प्टर, स्थापक कहो, स्थपति कहो, कलाकार कहो, तो वो कैसे एक फॉर्म को जन्म देता है। इसीलिए हर एक आर्टिस्ट को, हर एक क्रिएटर को भारतीय संस्कृति में, भारत के अध्यात्म में सबको माता बोला है। माता, माता वर्ड इन संस्कृत इज बोथ फेमिनिन एंड मैस्कुलिन, दोनों पुंगलिंग में है और स्त्रीलिंग में भी है। क्योंकि माता का मतलब ये होता है मेजरर, माँ जो धातु है, नापना, मापना।
क्या मापना? टू गिव अ मेजरेबल शेप टू द इमेजरेबल। जो ये कर पाता है वो माता है। जो माँ जो है, जो अमेय है, जिसको कोई माप नहीं सकता है, उसको एक मेय रूप प्रदान करती है, इसलिए उसको माता कहते हैं। माया का भी अर्थ यही है। ये एक टेक्नोलॉजी है जिसमें इनफाइनाइट फाइनाइट होते हैं, ये प्रोसेस है डिजाइन का। तो उसमें हम लोग देखेंगे कि जैसे साइंटिफिक इंक्वायरी का एक प्रोसेस, फिलोसॉफिकल इंक्वायरी का एक प्रोसेस है, एस्थेटिक और आर्टिस्टिक इंक्वायरी का भी एक प्रोसेस है। वो प्रोसेस क्या है? जैसे साइंटिफिक प्रोसेस में, साइंटिफिक इंक्वायरी में आपका इन्वेस्टिगेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, वेरिफिकेशन, ये सब होता है। फिलोसॉफिकल इंक्वायरी में जैसे आपका होता है कि डीपर रियलिटी को हम कैसे जाने, उस पर मनन, चिंतन, ध्यान, निधिध्यासन, ये होता है। एक एस्थेटिक और आर्टिस्टिक जो एक्सप्रेशन होता है या इंक्वायरी होता है, उसमें क्या होता है कि एक आर्टिस्ट जो है, यू नो लाइक ही फैथम्स टू द आइडिया, टू द सब्सटेंस, और तब तक वो उसी में लगा रहता है जब तक एक अपनी चेतना में एक क्षोभ नहीं पैदा हो जाता है। वो एक क्षोभ, एक स्पंदन, वो स्पंदन अपने आप एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में, जैसे स्वयंभू कहते हैं कि सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में एक इमेज के रूप में उसके कॉन्शियसनेस में उद्भासित होता है। वो देख पाता है क्लियरली कि ये इमेज है, ये रूप हम प्रदान करेंगे। और जो स्किल उसके पास होता है, वो स्किल का बेस्ट उपयोग करके फिर उसको वो एक मटेरियल फॉर्म देता है, और वो मटेरियल फॉर्म को इतना वो जीवंत बना देता है जो वास्तविक रूप में इस तत्व को जानता है, और जो वास्तविक एक्सपीरियंस है, रसोपलब्धि जिसको हम कहते हैं, रसोत्पत्ति होता है, आनंद आता है। किसी भी चीज को हम देखते हैं तो आनंद आता है।